हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? अब हम रिफ्रैक्शन चैप्टर के थर्ड पार्ट को करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट पर करेंगे, बिकॉज थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट कनेक्टेड है। फर्स्ट पार्ट में वी हैव डन कंप्लीट रिफ्रैक्शन एंड इन थर्ड पार्ट कॉन्सिक्वेंसेज आर गिवन, सम एग्जांपल्स आर गिवन कि रिफ्रैक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज होता है। एक एक करके सबको समझते हैं, सारे केसेस समझते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर सबसे पहले जो केस आता है वो आता है रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ क्या होती है। तो भाई रियल डेप्थ का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहां रखी है और दिखाई कहां दे रही है। तो भाई अगर आप केस समझिए कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट या मान लीजिए कोई फिश है, आप ऊपर से देख रहे हैं, कोई फिश रखी है और जो फिश है वो पानी में बहुत नीचे है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो ऊपर दिखाई देगी। रिफ्रैक्शन की वजह से कहां दिखाई देगी? ऊपर। कोई पॉइंट है, कोई स्लॉट है, कोई जगह है, अगर नीचे रखी है तो वो भी आपको उठा हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू वाटर। तो ऑब्जेक्ट थी यहां, दिखाई दे रही यहां पर। आपने कॉइन रख दिया, कॉइन था नीचे, दिखाई आपको ऊपर दे रहा है। मान लीजिए अगर आपके पास में कोई पेंसिल रखी है तो पेंसिल का रिफ्रैक्शन की वजह से वो पेंसिल कैसे दिखाई देगी आपको? पेंसिल भी आपको टेढ़ी दिखाई देगी। ये बात मैं कल भी समझा चुका हूं कि पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देगी, इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब मैं उस आर्टिकल को करवाता हूं कि रियल डेप्थ वाला केस क्या होता है, अपैरेंट डेप्थ वाला केस क्या होता है। भाई इसमें भी आप समझ लीजिए कि यहां से एक्चुअल पोजीशन थी, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनी वो यहां बन रही है। तो इमेज ऊपर बनने का मतलब क्या हो गया कि इमेज आपके पास ऊपर आ गई। अर्ली सनराइज का केस क्या है, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है और आसपास क्या है आपके पास में? एटमॉस्फेरिक एयर है। ये हमारा होराइजन है, सन अभी यहां है, सन से रेज आ रही हैं, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। जब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती चली जाएंगी तो आपको जो सन है ये यहां दिखाई देगा। सन था तो नीचे, हमारे होराइजन से नीचे था, लेकिन आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर सन हमारे होराइजन से ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर सन था तो नीचे, दिखाई ऊपर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि सन अभी राइज हुआ ही नहीं, पर पहले ही दिखाई दे रहा है। इसे हम बोलते हैं अर्ली सनराइज। ऐसे ही शाम के टाइम पर आप देखें कि शाम के टाइम आसमान लाल सा हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही सन सेट हो चुका है, लेकिन सन सेट होने के बाद भी सन दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे टाइम तक नहीं होता, 5 to 7 मिनट्स का ही केस है ये वाला, लेकिन उसके बाद भी हमारे होराइजन से नीचे होने के बाद भी सन हमें दिखाई दे रहा है। तो वो कौन सा केस हो गया? वो है लेट सनसेट। सनसेट हो चुका है पर उसके बाद भी सन दिखाई दे रहा है, उसे आपने बोल दिया लेट सनसेट। तो एक था अर्ली सनराइज का केस कि भाई सन था तो यहां, दिखाई यहां दे रहा है। शाम के टाइम पर आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे होराइजन से नीचे था सन, लेकिन सन की जो इमेज आ रही है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू। कौन सा रिफ्रैक्शन है भाई? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू जो इमेज दिखाई दे रही है वो आपको ऊपर दिखाई दे रही है। सन था नीचे, दिखाई ऊपर दे रहा है, इसको हमने बोल दिया लेट सनसेट। और इससे पहले वाला केस था अर्ली सनराइज और लेट सनसेट। ऐसे ही कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी बीच पर आप जाते हैं तो सन बिगर दिखाई देता है, पास दिखाई देता है। अब ये कौन सा केस है? ऐसा भी देखने में आता है कि आप जब बीचेस पर जाते हैं, किसी कहीं रिवर बहुत बड़ी है, रिवर के किनारे जा रहे हैं, या फिर आप बीचेस पर जा रहे हैं, तो वहां पर सन शाम के टाइम या अर्ली मॉर्निंग में बहुत बड़ा दिखाई देता है और ऐसे दिखाई देता सन हमारे पास ही है। तो आप एग्जाम में क्या लिख करके आएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? सन हमारे पास कैसे आ गया? सन हमारे पास नहीं आ रहा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो उसकी इमेज थी वो हमारे नजदीक दिखाई दे रही है एंड इट इज लुकिंग बिगर देन एक्चुअल इट इज। इट इज लुकिंग नियरर देन फार्दर इट इज। है तो बहुत दूर, लेकिन दिखाई आपको पास दे रहा है। तो ये केसेस कौन से हैं? दीज आर द केसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सन था नीचे,
पर ऊपर दिख रहा है, सन था दूर लेकिन वो बहुत पास दिख रहा है, सन का साइज छोटा था लेकिन सन बड़ा दिख रहा है। दीज आर द केसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट एक और केस समझते हैं इसी के बाद में। रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ भी ले लिया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी हमने समझ लिया, और इसी के साथ आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो भाई ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का क्या मतलब है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टार्स हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार्स हमारे से बहुत दूर होते हैं और स्टार्स से लाइट हमारे तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। दे टेक सेवरल ईयर्स टू रीच अस। अब इसमें केस आ जाता है कि स्टार्स जब बहुत दूर हैं और जब स्टार्स से लाइट हमारे तक आती है तो इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ये बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स से पास होकर के आता है, बहुत सारी टेम्परेचर जोन से पास होकर आता है। तो लाइट का पाथ डेविएट होता 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 इट रीचेस टू अस। तो फिर होता यह है कि स्टार्स कभी पास दिखाई, कभी हमारे को किस पोजीशन पर, कभी किस पोजीशन पर, उनकी पोजीशन बदलती रहती है। तो इट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये केस किसका आ जाता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो नॉर्मल केस हमारे पास आ गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का केस आ गया। अब हम आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट दूर थी लेकिन पास दिख रही है। एक जगह ऐसा भी कहा जाता है कि रिवर है, पर रिवर जो है पुल से नीचे से जा रही है, लेकिन जब आप दूर से देखते हैं तो पुल के ऊपर दिखाई दे रही है। यार ऐसा कैसे होता है? एक जगह हम जा रहे थे तो ड्राइवर ने बताया कि यहां पर ऐसा है, वो जादू है एक ऐसा कि पानी जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा, पुल से ऊपर पानी दिखाई दे रहा। तो पुल से ऊपर पानी कैसे दिखाई दे सकता है आप बताइए? मान लीजिए आप जा रहे हैं और यहाँ पर ब्रिज है और उससे परली साइड क्या है? नदी है। नदी का पानी तो पुल के नीचे ही होगा। वो ड्राइवर कहता था कि वो पानी जो है ऊपर दिखाई देता है। रीजन क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। पानी के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड का मतलब वहां मिस्ट है, वहां पर थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, और उन वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब लाइट हमारे पास आती है तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से वो जो पानी था, वो पानी का जो लेवल था वो कहां दिखाई दे रहा है? ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ब्रिज तो ये था लेकिन पानी थोड़ा दूर से और ऊपर दिखाई दे रहा है। तो पानी ब्रिज से ऊपर दूर से कैसे दिख रहा है? रिफ्रैक्शन। जस्ट इट्स द केस ऑफ, कोई जादू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल केस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का केस आता है। तो ये हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस थे, कुछ एग्जांपल्स थे व्हिच वी हैव डन इन पार्ट 3। अब हम आ गए पार्ट 2 पर। अब पार्ट 2 के अंदर क्या आता है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो भाई प्रिज्म का क्या केस है? प्रिज्म एक ऐसा शेप है जिसको हम कैसे बनाते हैं। अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं, आप ये भी समझ लीजिएगा कि प्रिज्म सिर्फ ट्रायंगुलर नहीं होते, प्रिज्म बहुत शेप के होते हैं, बेस के शेप पर डिपेंड करता है। यहां पर प्रिज्म में इसको हम बोलते हैं बेस। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है जिसको हमने ए बोला, एंड ए स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म। ए मेरे पास आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसी के डायग्राम्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं, इसी से आगे चलते हैं। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। हम एक सिंपल डायग्राम जब प्रिज्म का बनाते हैं तो वो ये बन जाता है। दिस इज ए, बी एंड सी। आपने लाइट फॉल कराई है, मैं कलरफुल आपकी विजिबिलिटी के लिए बना रहा हूं, अदरवाइज यहां कलर्स का कोई रोल नहीं है। हम इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है लाइट विच है सिंगल कलर, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। फिर कभी कभी आता है डाइक्रोमेटिक। तो डाइक्रोमेटिक का मतलब 2 कलर वाली। और फिर आता है क्या? पॉलीक्रोमेटिक, मल्टीपल कलर्स वाली लाइट को आप क्या बोल देते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो यहां पर रे फॉल हुई इधर से और उसके बाद उसका रिफ्रैक्शन भी हो गया, और यहां आपने नॉर्मल बना दिया। ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आई, ये आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट, ये आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड, और ये आ रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। अब हम ये कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है उसको आपने आगे प्रोड्यूस किया और जो इमर्जेंट रे है उसको आपने पीछे प्रोड्यूस किया। इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हमने डेल्टा बोला, एंड डेल्टा स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इमर्जेंस।
अब यहां पर लगती है पूरी की पूरी मैथ्स, तो मैं ज्यादा मैथ्स ना करवाते हुए इसको आगे चलाता हूं। यहां पर ये जो एंगल आएगा ये आएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। ये एंगल 90 था, ये भी 90 था। तो पहली बात ये 180 माइनस R1 प्लस R2 है। अगर आप इसको ऐड करते हैं 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360, तो ये एंगल्स कट जाएंगे। और यहां पर एक चीज और छोड़ दी सर ने, ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। फिर दूसरा केस आता है कि डेल्टा कैसे निकाला जाएगा। डेल्टा का भी डिटेल नहीं बताना, क्योंकि मैं क्लास 10 आईसीएसई पढ़ा रहा हूं, इसमें डेरिवेशन नहीं आते। सिर्फ ए की वैल्यू बताने के लिए मैंने थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाई है, बुक ने दिया है, बट बुक ने मेंशन भी किया है कि वो सिलेबस में नहीं है। मैं एक्स्ट्रा आपको नहीं कराना चाहता या कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि यहां पर एक रिलेशन आएगा, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। ए क्या है भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर बोलूं, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। और एक बात यहीं पर आपको समझनी होगी, वो क्या कहता है कि फॉर मिनिमम डेविएशन, किसके लिए बोल रहा है, कहता है फॉर मिनिमम डेविएशन आई की और ई की वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो उस केस में हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। एम मतलब डेल्टा एम का मतलब हो गया, छोटा सबस्क्रिप्ट लगाया, मिनिमम डेविएशन। और वहां पर मिनिमम डेविएशन में आई ई के इक्वल है, R1 और R2 इक्वल हैं, तो R की वैल्यू आ जाती है a बाय 2। क्यों आ गई a बाय 2, क्योंकि R प्लस R इज इक्वल टू कितना आ गया, a, तो R की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, a बाय 2। ये दो केस हमारे पास आते हैं। अब इसी से आगे चलता हूं, इससे आगे का पार्ट सिलेबस में नहीं है, एटलीस्ट 10th आईसीएसई में नहीं है, 11th 12th में दिया है, पर मुझे उसी के लिए स्ट्रिक्टली करवाना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं जाऊंगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किस किस बात पर डिपेंड करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स। कितने बोल रहा हूं, 4 फैक्टर्स हैं, और उन 4 फैक्टर्स के अंदर पहला फैक्टर आता है मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये छोटे छोटे से 2 पार्ट हैं, इसके बाद क्रिटिकल एंगल कल करेंगे। तो कहता क्या है कि आपके पास 2 चीजें हैं, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है और यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन दिया। कहता है जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, पहले शुरुआत में घटता है। ध्यान देना, प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। कहता है पहले घटता है और उसके बाद फिर ये वैल्यूज बढ़ती है। पहले घटता है और ये घट के कितनी मिनिमम वैल्यू पर आ गया, तो कहता है मिनिमम वैल्यू है डेल्टा एम। डेल्टा एम जिसको मैं मेंशन कर रहा था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, पहले घटता है और उसके बाद फिर कॉन्सिक्वेंटली बढ़ रहा है। ये केस आ गया मेरे पास में, किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का। ये पहला केस है। फिर दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा क्या है मेरे पास में, दूसरा आता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब क्या है, ये प्रिज्म का ऊपर वाला एंगल इस पर डिपेंड करता है। तो कहता है विद द इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। तीसरा केस आता है मेरे पास कलर और वेवलेंथ। वर्ड आ रहा है कलर या फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इस बात को भी आप समझिए कि अगर हमारे पास में लाइट फॉल हो रही है प्रिज्म में, कि अगर मान लीजिए आपके पास 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स की लाइट कौन सी आती है, व्हाइट कलर की लाइट आती है। अब व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलकर के बनी है, तो उसमें सातों के सातों रंग के अंदर डिवाइड हो जाता है। कैसे, वो भी अभी आपको एक डायग्राम में सिखा दूंगा। लेकिन यहां आप समझिए सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें आ रहा है और सबसे कम डेविएशन किसमें आ रहा है। सबसे ज्यादा डेविएशन आ रहा है वॉयलेट में, सबसे कम डेविएशन किसमें आता है, रेड में। तो लाइट का डेविएशन तो आता है, लेकिन सबसे कम डेविएशन है रेड में,
सबसे ज्यादा डेविएशन है वायलेट में। अब हम लास्ट पार्ट पर आते हैं। कलर हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस प्रिज्म का ग्लास में बहुत क्वालिटी आती है, क्राउन ग्लास भी आता है, फ्लिंट ग्लास भी आता है, पायरेक्स ग्लास भी आता है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ग्लासेस, और उन ग्लासेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, उनके लिए एंगल ऑफ डेविएशंस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये जो पार्ट था आपका, ये पार्ट बी था। पहले मैंने पार्ट सी कराया, फिर पार्ट बी कराया। नाउ टुमारो वी विल बी डूइंग पार्ट डी। थैंक यू।